हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। भाई उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घरों पर। भाई देखो, कोविड का थोड़ा सा कठिन टाइम चल रहा है बेटा, है ना। तो थोड़ा सा हमें कुछ बहुत भयंकर चीज़ें नहीं करनी बेटा, है ना। थोड़ा सा मास्क पहनना है और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा पालन करना है ना। और इस समय थोड़ा अवॉइड करो, थोड़ा सा क्राउडेड एरिया में जाने का थोड़ा सा अवॉइड करो। बस इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है ना, इतना करना है बेटा हमें। देखो, आज का जो भाई हमारा टॉपिक है, भाई आज हम पढ़ रहे हैं आत्मा। हाँ बिल्कुल सही बात है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आत्मा ही है भाई, मैं उसे आत्मा कहता हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं आत्मा के बारे में। भैया आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। फंक्शन भाई देखो, मैथमेटिक्स की आत्मा है बेटे। अगर फंक्शन समझ में नहीं आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मतलब रटने वाली चीज़ हो जाएगी, रटने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो रटने वाली बात हो जाएगी बेटा, समझना है। तो ये बहुत ढंग से समझ में आना चाहिए, है ना। इसका बेसिक मतलब फंक्शन है क्या, एक्चुअल में क्या है फंक्शन। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा तुम बहुत, मैं मुझे पता है तुमने बहुत सारी जगह देखा होगा, तुम्हारे टीचरों ने तुम्हें पढ़ाया होगा। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए ये चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचो क्या है फंक्शन। थोड़ा सा सोचो अपने दिमाग में क्या है फंक्शन, आए समझ। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है फंक्शन, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं कि आज जो मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूं वो इंटरमीडिएट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, समझ में आए। यानी कि IIT JEE जो है ना, उसके हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। उसके हिसाब से नहीं, AIEEE वगैरह उनके हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में जो हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, उसके हिसाब से मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बात समझना है। तो मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोचो जरा, थोड़ा सा अपने आप को अपने अपने दिमाग में सोचो कि हाँ क्या क्या है फंक्शन, है ना। फिर मैं तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करूंगा कि क्या है फंक्शन, ठीक है। सोचो जरा क्या है फंक्शन, सोचो सोचो अपने दिमाग में क्या होगा फंक्शन। सोचिए। अब जरा ध्यान से देखो क्या है फंक्शन, मैं तुम्हें बताता हूं फंक्शन क्या है। देखो देखो क्या है कहानी फंक्शन की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम थोड़ा सा ये समझें कि फंक्शन एक्चुअल में है क्या। देखो फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। फंक्शन कुछ नई चीज नहीं है, फंक्शन कोई भयानक चीज थोड़ी है ना। हाँ फंक्शन आत्मा है, आत्मा है, लेकिन बहुत भयानक नहीं है। अगर आराम आराम से पढ़ोगे ना, बेसिक लेके पढ़ोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। तो फंक्शन कोई नई चीज नहीं है भाई साहब, वो रिलेशन ही है, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, वो स्पेशल रिलेशन है, ठीक। क्या स्पेशल है इसमें, ऐसा क्या स्पेशल कर दिया इसने। देखो थोड़ा सा मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर धीरे धीरे करके, धीरे धीरे आराम से, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे करके आराम से एक इमेज बिल्डअप करते रहेंगे। अपने दिमाग में एक इमेज बिल्डअप करते रहेंगे, अच्छा ये फंक्शन है, ये डोमेन है, ये रेंज है ना। देखो जरा ध्यान से आराम से देखो, डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले, ठीक है। अ रिलेशन R from A to B is said to be a function if, दो बातें हैं, if every element of set A is used as a first component, ठीक हो गई बात। दूसरी बात क्या है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिपीटेड
एज फर्स्ट कंपोनेंट। इस बात को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये जो बात हमने लिखी है दूसरी वाली, मैं बताऊंगा आराम से क्या है इनका मतलब, देख लो एक बार ध्यान से। इस बात को ऐसे भी लिखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। कुछ लोग इस वाली बात को, जो सेकंड वाली बात है ना, उसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो लिखा है वो लिखा क्या है। भाई हम कह रहे हैं कि फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन कोई बहुत भयानक नई चीज नहीं है, वो भी रिलेशन ही है, लेकिन वो एक स्पेशल रिलेशन है, एक खास रिलेशन है। क्या खास है इसमें? भाई वो कह रहा है कि अ रिलेशन आर सच दैट ए टू बी, एक रिलेशन है जो ए से बी में है, इज सेड टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, कब कहेंगे? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जब सेट ए का हर एक एलिमेंट, हम एवरी वर्ड यूज कर रहे हैं, एवरी हर एक वर्ड, ए के सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूज्ड एज अ फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट के तौर पर ए के सारे एलिमेंट यूज्ड हो जाने चाहिए। ठीक। दूसरी बात, नो एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट, ए का कोई भी एलिमेंट इज रिपीटेड, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिपीटेड एज फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो रिपीट ना करे। ठीक। इसी बात को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज। अब ये जो सारा का सारा लिखा है ना, उसको थोड़ा सा देख लो कि क्या लिखा है। ठीक है, उसको थोड़ा सा समझ लो कि लिखा क्या है हमने। मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो भाई हम क्या कह रहे हैं, सपोज कर लेते हैं, मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। मान लेते हैं कि ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4। ठीक है। बी हमारे पास कोई और सेट है बेटा 1 3 5 6 7 9 10 12, ये कोई दूसरा सेट है, मान लो कोई भी ऐसे सेट ले लिया हमने। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। मान लो कोई रिलेशन है एक्स वाई सच दैट, कैसा है रिलेशन? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से। ऐसा कोई सेटअप है। ठीक है, कैसा सेटअप है? a कोई सेट है, b कोई ये सेट है और कोई रिलेशन ऐसा है। ठीक। अच्छा, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे फॉर्म में लाता हूं, तो देखो भाई जरा ध्यान से। r इज इक्वल टू, भाई ये है तुम्हारे पास, ये है ना मेन रिलेशन। तो ये जो रिलेशन दे रखा है इसको थोड़ा सा रफ में अगर मैं लिखूं, मान लो मैं रफ में लिखूं इसे, यहीं पे लिख लो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये है रिलेशन। अब इस रिलेशन में तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि x कहां से आएगा? a से आएगा, x यहां से रखा जाएगा और जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो कहां पे होनी चाहिए? b में होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस ये जो रिलेशन है मैं इसमें यहां से वैल्यू रख रहा हूं, किसकी? x की वैल्यू। तो मैंने इसमें पहली वैल्यू रखी 1 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 इज इक्वल टू वाई, यानी कि x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई? 3 आई। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 3 आई। ठीक है, अब सोचो मैं अगर 2 रखूंगा, तो जब मैं यहाँ पर 2 रखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 आ जाएगा, यानी कि 2 रखूंगा तो 6 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, 3 रखूंगा तो 3 अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। तो 3 रखा तो 9 हो गया। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाली वैल्यू रखूं तो ये आ गया तुम्हारा 4, तो 4 3 जा 12। ठीक, तो 4 रखा तो 12 आया। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो हमने रिलेशन निकाला है, क्या ये रिलेशन इन दोनों रूल्स को फॉलो करता है, इन दोनों कंडीशन को फॉलो करता है? भाई थोड़ा सा चाय आई है, थोड़ा सा चाय का आनंद ले लेते हैं पहले।
देखो भाई ध्यान से, जरा ध्यान से देखो। देखो कहानी क्या है, हमने क्या कही कहानी में हमने ये कहा कि भैया ऐसा कोई सेट है, ये कोई सेट है, ये कोई रिलेशन है, हमने ये बना दिया, ठीक है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमने रिलेशन लिखा है, क्या इस रिलेशन को मैं फंक्शन कहूँ या ना कहूँ। तो भाई साहब जरा यहाँ देखो, वो कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए एज अ फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि सारे के सारे जो इसके एलिमेंट हैं वो फर्स्ट कंपोनेंट बन जाने चाहिए। तो इसके सारे एलिमेंट फर्स्ट कंपोनेंट बन गए हैं भाई साहब। देखो इसका 1 फर्स्ट कंपोनेंट बन गया, इसका 2 फर्स्ट कंपोनेंट बन गया, इसका 3 फर्स्ट कंपोनेंट बन गया, इसका 4 फर्स्ट कंपोनेंट बन गया, यानी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट यूज हो गए। पहली शर्त हमने पूरी कर दी, पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी है। दूसरी देखो, नो एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट कहाँ कर रहा है भाई, वो कह रहा है कि ए के जो एलिमेंट हैं वो फर्स्ट कंपोनेंट की जगह पे रिपीट नहीं करने चाहिए। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये हुआ, सीधा सीधा इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। बात ये होगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ रिपीट कर रहा है भाई साहब, देखो यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, तो 1 कहीं और आया है क्या फर्स्ट कंपोनेंट में, नहीं आया है। 2 यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट है, 2 कहीं और भी है फर्स्ट कंपोनेंट में, नहीं है। 2 सिर्फ यही फर्स्ट कंपोनेंट है, 3 सिर्फ यही फर्स्ट कंपोनेंट है। यानी कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है। क्यों, क्योंकि ए के सारे यूज हो गए हैं और ए का कोई भी एलिमेंट, ए का एलिमेंट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है। बात समझ में, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूं, इसको मैं फंक्शन कह सकता हूं। बात थोड़ा समझ में आई क्या हुई बात, ठीक है, समझ में आया। ये कहता है, वो कहता है कि एक ऐसा रिलेशन, देखो ये है भी रिलेशन ही, लेकिन एक स्पेशल रिलेशन बन गया ये। बात समझ में आई। तो इस रिलेशन ने दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर दिया, तो अब हम इसको क्या कह रहे हैं, फंक्शन कह रहे हैं, ठीक है। बात समझना है। अरे भाई इस दुनिया में जितने भी रिलेशन है मैथमेटिक्स में, वो सारे के सारे फंक्शन थोड़ी बन पाते होंगे। उन सारे के सारे रिलेशन में से कुछ ही होंगे जो फंक्शन बन पाते होंगे। बहुत सारे रिलेशन है मैथमेटिक्स में, ठीक है। उन सारे रिलेशनों में से कुछ ही होंगे जो इन दोनों कंडीशन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। सारे थोड़ी कर पाते होंगे। तो उन सारे रिलेशनों में से कुछ ही हमारे पास क्या बन पाते हैं, फंक्शन बन पाते हैं। बात समझ। तो सारे के सारे जो फंक्शन हैं उनको हम जरूरत पड़ने पर रिलेशन कह सकते हैं, है ना। सारे के सारे जो फंक्शन हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं। लेकिन सारे रिलेशनों को फंक्शन तो नहीं कह सकते ना। बात समझना है। अच्छा धीरे धीरे करके ये बात समझना है बेटा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। आत्मा, जैसे हमने कहा आत्मा है ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया रिलेशन क्या है। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा रहने देते हैं, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। फंक्शन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं, ठीक है। उसका डोमेन पे आएंगे, फिर रेंज पे आएंगे। देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, सेट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ये हमारा फॉर्म है सेट फॉर्म में। सेट फॉर्म में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं दिखाता हो, सेट फॉर्म में हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक। F such that A to B, ठीक है। अच्छा दूसरा हम दिखाते हैं इसको एलिमेंट फॉर्म में। जब हम एक सिंगल एलिमेंट फॉर्म की बात करें तो एलिमेंट फॉर्म में हम इसे ऐसे दिखाते हैं। जैसे मान लो इसको दिखाना हो मुझे, तो इसको अगर मुझे दिखाना होगा तो मैं कहूंगा F1 = 3, या मुझे इस एलिमेंट को दिखाना है तो मैं कहूंगा F2 = 6। इसको एलिमेंट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं तीसरे पे, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, अरे भाई जनरल फॉर्म ये है fx = y, इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसको हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म। और अगर रिलेशन इस फॉर्म में लिखा है तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। यानी कि जो रिलेशन लिखा है किस फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है। 1 3 से एसोसिएट है, 2 6 से एसोसिएट है, 3 9 से एसोसिएट है और 4 12 से एसोसिएट है। तो ये फंक्शन का कैसा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अच्छा इसी फॉर्म को अगर मैं ऐसे लिखूं, f such that f = xy such that 3x - y = 0, x belongs to a, y belongs to b। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, ठीक है। तो
तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी फंक्शन लिखा हुआ है, ये सेट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, ये एलिमेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन को हम इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक और ढंग समझ लो, डायग्राम फॉर्म। डायग्राम फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ हमारे जो फंक्शन में जो हमारी इमेज है, हमारे दिमाग में जो इमेज है, इसको और बढ़िया करता है। देखो ध्यान से देखो, ये हमारे पास दो सर्कल बना दो। ये है हमारे पास पहला सर्कल ए, जिसको हम सेट ए कह रहे थे, और इसको कहते हैं हम बी, ठीक है। यहां से यहां में कोई फंक्शन है, कोई स्पेशल रूल है। फंक्शन क्या है, रिलेशन है, रिलेशन क्या है, रूल है। तो फंक्शन एक तरह से क्या हो गया, एक स्पेशल रूल हो गया, ठीक है। तो फंक्शन एक स्पेशल रूल है यहां से यहां में, और एक्स को वाई से एसोसिएट करता है ये, तो फंक्शन को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम फॉर्म हो गया फंक्शन का, ठीक। अच्छा, अब जरा भाई जरा ध्यान से एक बात ये देखो कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा इमेज पे आते हैं, इमेज एंड प्री इमेज। इमेज और प्री इमेज क्या हुआ, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। देखो जरा ध्यान से भाई साहब, ये जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट होता है ना, ये फर्स्ट कंपोनेंट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्री इमेज कहते हैं। अरे भाई मान लो सामने मिरर है और मैं यहां से देख रहा हूं, तो वहां जो शीशे में दिखाई दे रहा है, जो शीशे में दिखाई देगा, वो तो मेरी इमेज है ना, वो इमेज है। मैं कौन हूं, मैं तो प्री इमेज हूं। तो अगर 1 3 लिखा हुआ है कहीं, हमारे पास ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये कौन है, ये प्री इमेज है और ये इमेज है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू 3। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्री इमेज, और इसको क्या कहते हैं, इमेज। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, इसको इमेज प्री इमेज के फॉर्म में ऐसा कहते हैं, लेकिन इसको एक और चीज कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो डोमेन रेंज की फॉर्म में कहना है तो तब हम ऐसे कहेंगे, इसको डोमेन कहेंगे, इसको रेंज कहेंगे। इमेज प्री इमेज की फॉर्म में कहना है तो इसको प्री इमेज कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा भैया, अब जरा ध्यान से देखो कि डोमेन क्या होता है। देखो डोमेन में बहुत वो है, सबको बहुत सारे वो आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर डोमेन समझ नहीं आ रहा, डोमेन कैसे निकालें, रेंज कैसे निकालें, है ना। ये बड़ी समस्या रहती है। देखो उसका भी करेंगे बेटा, कुछ नहीं है। आज फंक्शन समझा रहे हैं, आज तुम्हें आत्मा ढंग से समझा देंगे आत्मा है क्या, ठीक है। आत्मा एक बार समझ में आ गया ना, उसके बाद आएंगे धीरे धीरे कि डोमेन कैसे निकालते हैं, है ना। अरे भाई डोमेन का भी एक पैटर्न है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें डोमेन ऐसा निकलेगा, है ना। वो आऊंगा मैं उस पर भी धीरे धीरे। फिलहाल मैं थोड़ा सा ये समझ रहा हूं कि डोमेन होता क्या है। देखो डोमेन को दो तरीके से बोल सकते हैं, हम दो तरीके से इसको बोल सकते हैं भाई। हम या तो ये कहें कि सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, या तो हम ऐसे कहें, कुछ लोग इसको ऐसा ना कह के फर्स्ट सेट भी कह देते हैं, फर्स्ट सेट। भाई क्योंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, तो फंक्शन पढ़ रहे हैं तो जो पहला सेट है वो तो यूज हुआ ही होगा, बात सुनना है, तो हम फर्स्ट सेट भी कहते हैं। और कुछ लोग इसको ऐसा ना कह के ऐसे भी कहते हैं कि भाई ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक। तो ऐसा कहो या फिर ऐसा कहो, ये तीन बातें। या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई डोमेन क्या होता है, मैंने अभी भी लिखा था फंक्शन हमने लिखा था 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ठीक है, ये लिखा था हमने। अरे भाई सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, तो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, तो 1 का 2 का 3 का और 4 का। या तो तुम इसे ऐसे कहो कि सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, या फिर फर्स्ट सेट। अरे भाई ये जो 1 2 3 4 है, जरा ध्यान से देखो, वीडियो को रिवाइंड करके देखो, इसी को तो हम फर्स्ट सेट कह रहे थे, ये तो था हमारा पहला सेट, बात सुनना है। तो ऐसे कहो कि भाई सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऐसे कहो, या फर्स्ट सेट कहो, या फिर ये कहो कि भाई ऑल पॉसिबल वैल्यू। ये जो तीसरा वाला है, ये ज्यादातर तुम्हारे कब काम आएगा, जब तुम डोमेन या रेंज निकाल रहे होंगे ना, ये वाली बात तब तुम्हारे ज्यादा काम आएगी कि ऑल पॉसिबल वैल्यू,
भाई ऑल फंक्शन अगर इस फॉर्म में दे रखा है, मान लो 2x² + 5/x+2, इस फॉर्म में अगर फंक्शन दे रखा है ना, इस फॉर्म में अगर फंक्शन दे रखा है, तब तुम्हारे ये ज्यादा काम आएगा कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज, भाई वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू जो मैं यहाँ पे रखूंगा, वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू जो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, और जिनके लिए ये फंक्शन कैसा होगा, डिफाइंड होगा, है ना, एक डिफाइंड वैल्यू देगा। बात समझे, वो सारी की सारी वैल्यू को मैं क्या कहूंगा, डोमेन कहूंगा। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज निकालते समय ये ज्यादा काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम इसको डोमेन कह सकते हैं। ठीक, अब आते हैं भैया देखो रेंज पर। देखो रेंज क्या हुई, देखो रेंज, ठीक भाई, रेंज को हम ऐसे कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सारी जो इमेज है उनका सेट, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक, फंक्शन हमने यहां पे लिखा था 1 3 2 6 3 9 4 12, ऐसे लिखा था। तो भैया जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास सेकंड कंपोनेंट का सेट, इसका इसका इसका, यानी कि 3 का 6 का 9 का 12 का, इनके सेट को क्या कहेंगे, और इन्हीं को तो हम इमेज कहते हैं। ये कौन होती है, प्री इमेज, ये कौन होती है, प्री इमेज, और ये कौन होती है, इमेज। ठीक है, ये प्री इमेज, ये इमेज, ये प्री इमेज, ये इमेज, ये प्री इमेज, ये इमेज। अरे भाई फर्स्ट कंपोनेंट को ही तो प्री इमेज कहते हैं, और सेकंड कंपोनेंट को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट है। तो ऐसा लिखो, चाहे सेट ऑफ ऑल इमेजेस लिखो, इन्हीं को तो इमेज कहते हैं। जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को तो इमेज कहते हैं। ठीक, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कहीं कहीं बुकों में ऐसे लिखा हुआ है, कहीं कहीं बुकों में ऐसे लिखा हुआ है, दोनों को मतलब एक ही है। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब आए भाई हम इस पे कि ये तो हो गया ये, अब हम आए कि भाई कोडोमेन क्या होता है। देखो सेकंड सेट, जब हमने ये फंक्शन बनाया था तो उस समय हमारे पास जो पहला सेट था वो था 1 2 3 और 4, और दूसरा सेट था हमने 1 3 5 6 7 9 10 और 12, शायद ये लिया था हमने। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा सेकंड सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको ही हम कोडोमेन कहते हैं। अब जरा ध्यान से इस बात को जरा ध्यान से यहाँ पर देख लो। देखो इस बात को जरा थोड़ा सा और यहाँ पे अच्छे ढंग से देख लो कि मामला क्या है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब ये देखो, ये कोई फंक्शन था 1 2 3 4 1 3 5 6 7 9 10 और 12, हो गई बात। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, 1 किससे एसोसिएट था, 1 3 से एसोसिएट था, 2 किससे एसोसिएट था, 6 से एसोसिएट था। ठीक है, 2 किससे था, 6 से, 3 किससे था, 9 से एसोसिएट था, और 4 किससे एसोसिएट था, 12 से एसोसिएट था। बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा देखो, इस पूरे को हम कहते हैं डोमेन सेट, इसको हम डोमेन सेट भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, कोडोमेन सेट भी कहते हैं। आई बात समझ में। अब जरा ध्यान से देखो बेटा एक बात, कोडोमेन के अंदर ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले और ये वाले, ठीक है, कोडोमेन के अंदर वो वाले जो किसी ना किसी से एसोसिएट हो रखे हैं, उन्हीं को ही हम रेंज कहते हैं। तो ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, इसके अंदर सारे के सारे रेंज थोड़ी हैं। और ऐसा कभी हो भी सकता है कि सारे के सारे रेंज हो जाएं, ऐसा पॉसिबल है ना, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा के सारे ही रेंज होंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो जो रेंज होती है वो सबसेट होती है। सबसेट देखो, अब तुमने मेरा सबसेट वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो बेटा तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या है और ये क्या है। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। ठीक है, मैंने वीडियो डाला उसको देखना। तो हम कह रहे हैं कि जो रेंज है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, सबसेट का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट यहां होंगे, बस हम इतना कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे, बस हम इतना कह रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों के दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, अच्छा, अब जरा ध्यान से एक बात देखो, ये हो गया, ये हो गया, डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। अब आते हैं
देखो तो फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान चीज़ है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। और फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन ये कहता है कि जो पहला सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट यूज हो जाने चाहिए, और जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो जिसको हम फर्स्ट कंपोनेंट कहते हैं, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। बस इतना कहता है। बात समझ में आ गई। अब हम आ रहे हैं इसके टाइप पे कि टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज जो हम टाइप पढ़ा रहे हैं, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि ये जो वीडियो है हम थोड़ा सा इसको इंटरमीडिएट के लेवल पे रख रहे हैं, है ना। थोड़ा AIEEE के या JEE के लेवल पे नहीं जा रहे हैं फिलहाल, अभी वो अगले वीडियो में डालेंगे। उसमें तो करीबन 20-22 के करीब फंक्शन लेंगे, उसमें 22 फंक्शन करीबन लेंगे, और उनको समझाएंगे कि वो 22 फंक्शन कैसे होते हैं, है ना, कैसे बिहेव करते हैं, उनका ग्राफ कैसे कैसे बनता है, वो अगले वाले में समझा देंगे। आज फिलहाल सिर्फ इंटरमीडिएट के लेवल पे समझा रहे हैं। ठीक, तो इंटरमीडिएट के लेवल पे भाई साहब हमारे पास 6 फंक्शन है। ठीक है, 6 फंक्शनों की चर्चा करेंगे। देखो क्या क्या है, थोड़ा चाय पी लेते हैं। चाय ठंडी हो गई भाई साहब, चाय ठंडी हो गई है। देखिए जरा ध्यान से, इंटरमीडिएट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन आगे मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन न रहे। इंटरमीडिएट यानी कि 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड यानी कि CBSE हो गया, ICSE हो गया, उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो टाइप ऑफ रिलेशन में हमारे पास क्या है कहानी, उनकी डेफिनेशन देखो, उनका ग्राफ देखो कैसे कैसे बनता है। ठीक है, पहला है हमारे पास 1-1-on-2 फंक्शन। देखो कुछ लोग इसको अलग अलग करके भी दिखाते हैं, कि कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि 1-1 अलग है, on-2 अलग है, होते वो अलग अलग ही हैं। एक्चुअली में ये जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें 2 फंक्शन कंबाइंड हो रखे हैं, 1-1 वाला और on-2 वाला। ठीक है, उसको देख लो, फिर मैं सिंगल सिंगल भी कराऊंगा तुम्हें। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन देखो पहले भाई। अ फंक्शन f such that a to b is said to be 1-1-on-2 function if every element of set A, every element of set A has a distinct image in B। हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है हुई। अब इसमें एक और बात है, एंड क्योंकि on-2 वाला भी मामला है, एंड नो एलिमेंट इन B remains empty। देखो कहा क्या हमने, थोड़ा सा समझ लो, बात आसान है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, बहुत सिंपल चीजें हैं। देखो हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन जो A से B में इस सेट टू B 1-1-on-2, हम उसको 1-1-on-2 कहेंगे। कब कहेंगे, जब क्या हो जाए, फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A का हर एक एलिमेंट हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज। यानी कि यहां देखो, ये कोई फंक्शन है, मान लो 1 2 3 4 है, 5 6 7 8 9। ठीक, थोड़ा सा ये देख लो जरा ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी एंड नो एलिमेंट इन बी रिमेन्स एम्प्टी। भाई हम कह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की, जो ए के एलिमेंट हैं, उनकी एक डिस्टिंक्ट इमेज हो, है ना। यानी कि इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, और इसकी इमेज ये है। लेकिन तुमने क्या बात कही, तुमने कहा एंड नो एलिमेंट इन बी रिमेन्स एम्प्टी, बी में कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, जबकि तुमने खाली छोड़ा हुआ। बात समझ आ गई। तू कहता है कि भैया कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। देखो इसमें 2 बातें कही उसने। देखो on2 जो है ना,
ऑन टू जो फंक्शन है वो इस बात पे जोर डालता है कि बी में कोई खाली ना रहे, वो इस बात पे फोकस करता है, इस बात पे उसका जोर रहता है कि यहाँ कोई खाली ना रहे, बस बाकी जो होना है हो जाए, यहाँ कोई खाली ना रहे। ऑन टू इस बात पे फोकस करता है। बात समझ में आ गई? 1-1 किस बात पे फोकस करता है? 1-1 इस बात पे फोकस करता है कि हर एक की एक ही इमेज हो। आया समझ में? अच्छा जरा ध्यान से ये देखो कि जो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी इमेज क्या है भाई, वो कह रहा है कि अ फंक्शन इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, यानी कि इसकी इमेज कौन है? 5। अब 5 क्या है? 5 सिर्फ इसकी इमेज बन ही रहे, 5 किसी और की इमेज ना बने। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, सपोज कर लो 1 2 3 4 5 6, ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो। अरे भाई यहाँ देखो, यहाँ 5 की प्री इमेज कितनी है? यहाँ 5 की एक ही प्री इमेज है, समझ में? यहाँ 5 की कितनी प्री इमेज है? 3 प्री इमेज है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बात समझ में? हर एक जने की एक ही इमेज हो बस। और इसकी जो इमेज है ना, 1 की इमेज कौन है? 5। अब ये 1 की इमेज ही रहे, ये किसी और की इमेज ना बने। बात समझ में आ गई? तो यहां देखो ये जो 5 है ना, 5 कितनों की इमेज है? 5 1 की भी इमेज है, 5 2 की भी इमेज है और 5 3 की भी इमेज है। समझना है? तो यहां इसको 1 1 नहीं कहेंगे हम। समझ आ रही वाली बात? तो 1 1 के लिए साफ सीधी बात ये कही उसने कि भैया हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, और जो इमेज इसकी हो गई वो किसी और की इमेज ना हो, अब वो इसी की इमेज हो। ठीक, हर एक की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए और यहाँ कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है? अच्छा दूसरे पे आओ भाई। अच्छा इसी को अगर हम 1 1 कहें, अगर मान लो हम 1 1 फंक्शन की तरह से समझें, तो तब एक काम करो, तब ऑन टू को हटा दो यहाँ से। ठीक है? तो ऑन टू हट जाएगा, तो ये वाली जो बात है वो हट जाएगी। अगर हमने सिर्फ इसे 1 1 की तरफ पढ़ना है, अगर हम 1 1 की तरफ पढ़ रहे हैं तो मान लो यहाँ पे 9 भी है 10 भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे? 1 1 कहेंगे। अब क्या हो रहा है, अब हम इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि हर एक की एक यूनिक इमेज हो, है ना? हम इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि इस एलिमेंट की जो इमेज है 5, वो किसी और की इमेज ना हो, अब इसी की इमेज हो। अब हम यहाँ पे कोई खाली रहे चाहे ना रहे, हम इस बात पे जोर नहीं डाल रहे हैं। ठीक है? तो 1 1 में हम सिर्फ किस बात पे जोर डाल रहे हैं कि भैया हर एक की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, और वो जो इमेज बने वो किसी और की इमेज ना बने। हम सिर्फ 1 1 में ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑन टू भी यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ऑन टू का मतलब ये होगा कि भैया यहाँ कोई खाली ना रहे। अब समझ में आ गया? अच्छा अब जरा ध्यान से देखो भाई, 1 1 इंटू पर आओ। देखो इसको ऐसे रहने देते हैं, 1 1 इंटू। ठीक, देखो अब फंक्शन f such that a to b is said to be a 1 1 into function if every element of set A has a distinct image in B, and there exists at least one single element in B having no pre-image in A। देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम बहुत सिंपल शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि भैया देखो अ फंक्शन f such that a to b is said to be a 1 1 into फंक्शन। हम 1 1 into फंक्शन कहेंगे उसे, कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज, यानी कि इन सब की एक एक इमेज हो, है ना? इन सब की क्या हो? एक एक इमेज हो। यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि भाई इसकी जो इमेज हो ना, वो सिर्फ इसकी इमेज हो, वो और किसी और की इमेज ना हो। इसकी इमेज कौन है? 5 है, तो 5 इसी की तो इमेज है, और तो किसी की इमेज नहीं है ना। मान लो मैं ऐसे लगा दूं,
मान लो मैं ऐसा लगा दूं, 2 का एरो मैं यहाँ से यहाँ लगा दूं, अरे भाई ये जो 5 है ना, वो 5 1 की भी इमेज है और ये 5 2 की भी इमेज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 1 में वो कहता है कि भैया इसकी इमेज ये बन गई है, अब ये किसी और की इमेज ना बने, ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहा है डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। दूसरी बात वो कह रहा है, दूसरी बात वो ये कह रहा है एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सिंगल एलिमेंट। वो कह रहा है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए हैविंग नो प्री इमेज इन ए, जिसकी ए में कोई प्री इमेज ही ना हो। मान लो 9 है, अब 9 एक ऐसा एलिमेंट है यहां जिसकी ए में कोई प्री इमेज ही नहीं है। भाई 8 की प्री इमेज कौन है? 4, 7 की प्री इमेज कौन है? 3, 6 की प्री इमेज कौन है? 2, 5 की प्री इमेज कौन है? 1, 9 की प्री इमेज कौन है? कोई नहीं है। यही तो वो कह रहा है। वो कह रहा है कि भैया हर एक की एक एक इमेज हो और जो इमेज बन जाए वो किसी और की इमेज न बने। 1 1 हो गया। और वो कह रहे हैं कि कम से कम यहाँ 1-2 जने खाली हों, कम से कम एक तो हो खाली, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, एक से ज्यादा हो, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट यहाँ क्या रहे, खाली रहे। ऐसे को हम क्या कहेंगे? 1 1 इंटू कहेंगे। तो 1 1 होना चाहिए और इंटू भी होना चाहिए, यानी कि कुछ खाली रहना चाहिए। ठीक, 1 1 किस बात पे फोकस करता है? 1 1 इस बात पे फोकस करता है कि इसकी जो इमेज बन गई है वो अब किसी और की इमेज ना बने, इसी की इमेज रहे। ठीक, और इनटू क्या कहता है कि यहां कुछ ना कुछ खाली रहे। ठीक, अब आते हैं भाई हम मैनी वन ऑन टू। ठीक है, मैनी वन ऑन टू क्या कह रहा है? अब फंक्शन f such that a to b is said to be many one on two if two or more element of set A has same image इन B एंड, क्योंकि ऑन टू भी है, एंड नो एलिमेंट ऑफ सेट B रिमेन्स एम्प्टी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ भाई साहब, बहुत सिंपल मतलब है, कोई बड़ी मतलब नहीं है बेटा उसका, सिंपल सा मतलब है। भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक फंक्शन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन f such that a to b is said to be many one on two। मैंने उसमें पहले ही कह दिया था कि on to किस बात पे जोर डालता है? on to इस बात पे जोर डालता है कि यहां का कोई भी एलिमेंट खाली न रहे। ठीक, और if two or more element of set A 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो वो कह रहा है कि 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो बी में। यानी कि मान लो इसकी इमेज भी ये है और इसकी इमेज भी ये है, ठीक है, और मान लो इसकी इमेज ये है और इसकी इमेज ये है, मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो भाई, जो उसने बात कही है क्या वो बात फुलफिल हुई है? भाई वो कह रहा है कि यहाँ के जो एलिमेंट हैं ये ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, तो ए सेट के कम से कम 2 एलिमेंटों की एक ही इमेज होनी चाहिए, वो ये कह रहा है। ठीक है, और नो एलिमेंट ऑफ सेट बी, और सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब कहना क्या चाह रहा है? कहने का सीधा मतलब ये है कि यहाँ के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। मान लो यहाँ पर 6 भी होता और 6 की इमेज भी यही होती। ठीक है, मान लो यहाँ पर 7 भी होता और 7 की इमेज भी यही होती, फिर भी हम इसको क्या कहते हैं? मैनी वन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे जनों की, बहुत सारे एलिमेंट की एक ही इमेज है। इसकी इमेज भी वही है, इसकी इमेज भी वही है, 6 की इमेज भी वही है और 7 की इमेज भी वही है, यानी कि बहुत सारे जनों की एक ही इमेज है। और दूसरी बात, यहाँ कोई खाली नहीं है, तो ये मैनी वन ऑन टू है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो भैया, मैनी वन इंटू, ठीक, मैनी वन इंटू में क्या कहा उसने? भाई कहता है कि अ फंक्शन f such that a to b is said to be many one
into if two or more element of set A has one image in B and क्योंकि into है and there exist at least one single element in B having no pre-image in A। मतलब क्या हुआ, कहना क्या चाहते हो? ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब वो कह रहा है कि पहली बात तो मैनी वन है बेटा, है ना, मैनी वन है, इसका मतलब साफ साफ बात है कि यहाँ के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज होने वाली है। तो मान लो इसकी भी और इसकी भी एक ही इमेज है, जो कि मान लेते हैं 5 है। पहली बात तो ये हो गई। फिर वो कह रहा है कि बी में कोई एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए, बी में कोई एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ही ना हो। ठीक है, मान लो यहाँ पर 6 है और ये इससे जुड़ा हुआ है, और मान लो यहाँ पर 7 है। ठीक, तो भाई साहब दोनों की दोनों कंडीशनें हमारी फुलफिल हो रही हैं। यहाँ दो या दो से ज्यादा जनों की, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज है। ठीक, बात क्लियर हो गई। और यहाँ कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो खाली है, जिसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है। अरे भैया देखो, जरा ध्यान से देखो, 5 की कितनी प्री इमेज है? 5 की प्री इमेज 1 भी है, 5 की प्री इमेज 2 भी है, 5 की प्री इमेज 3 भी है। ठीक है, 6 की प्री इमेज कौन है? 4 है। और 7 की प्री इमेज कौन है? कोई नहीं है ना। तो ये तो हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारे पास, जो हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन। देखो एक और बात याद रखना, फंक्शन में हमेशा फंक्शन वाले डायग्राम में एक बात याद रखना बेटा, कि एरो ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एरो ऐसे हो जाए, एरो ऐसे हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में? ऐसा फंक्शन वाले केस में कभी नहीं होगा। ऐसा होने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो रिपीट होना शुरू हो गया है। भाई जरा ध्यान से देखो, 1 3 2 4 है मान लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो 1 3 1 2 और 1 4, तो भैया देखो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो रहा है तुम्हारा? रिपीट हो रहा है। तो उसने तो साफ साफ कह रखा फंक्शन की डेफिनेशन में कि फर्स्ट कंपोनेंट तो किसी कीमत पर रिपीट नहीं होना चाहिए। समझना है? तो फंक्शन वाले केस में ऐसे एरो हो सकते हैं, लेकिन ऐसे एरो नहीं होंगे। यहां से बहुत सारे एरो एक ही पॉइंट पर आकर मिले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहां से बहुत सारे एरो एक ही पॉइंट पर मिले, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट क्या हो सकता है? रिपीट कर सकता है। सेकंड कंपोनेंट रिपीट कर सकता है, लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ भैया तुम्हारा फंक्शन ये वाला। अब है हमारे पास कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन मैं फिर से तुम्हें थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए तुम्हें थोड़ा सा छोड़ देता हूं तुम्हारे दिमाग के हवाले। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। कंपोजिट फंक्शन तुमने कहीं पढ़ा होगा, कहीं और देखा भी होगा, कहीं और पढ़ा भी हो सकता है टीचरों ने पढ़ाया हो। थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचो जरा कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद मैं बताता हूं क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, सोचो क्या होता है कंपोजिट फंक्शन। सोच लिया? सोच लिया? सोच लो। सोच लिया? देखो कंपोजिट फंक्शन, देखो ये क्या मामला है। कंपोजिट फंक्शन जैसा भैया उसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि कंपोजिट फंक्शन है ना। कंपोजिट मतलब दो चीजों को मिला के कंपोजिट करना, है ना। बात समझ में? तो कंपोजिट फंक्शन है भाई। तो कंपोजिट फंक्शन में दो फंक्शनों को मिला के एक नया फंक्शन बनाया होगा। जाहिर बात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लो। देखो जरा ध्यान से, देखो क्या कह रहा है। लेट f such that a to b and g such that b to c be two function such that fx is equal to y and gy is equal to z।
देखो ये समझने वाली बातें हैं। देखो क्या कह रहा हूं, देखो वो ये कहना चाह रहा है कि दो फंक्शन हो, एक f हो जो a से b में है और एक कोई और फंक्शन हो जो b से c में हो, ठीक है, और वो इस टाइप से डिफाइंड हो हमारे पास, देन द कंपोजिट फंक्शन, g of f, then the composite function denoted by g of f and defined as denoted by g of to c, defined as g of f x is equal to z। ठीक, थोड़ा सा समझ लो, कोई बात नहीं, समझ लो आराम से, कुछ बेसिक चीजें देख लो पहले, आराम से सब समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। भाई साहब पहली बात तो ये अपने दिमाग की गहराइयों में बिठा लो कि अगर दो फंक्शनों का कंपोजिट होना है, अगर दो फंक्शनों को मिलाना है, अगर तुम्हें दो फंक्शनों को कंपोजिट करना है, मिलाना है उनको, उन दोनों फंक्शनों को मिला के एक नया फंक्शन बनाना है, तो ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है कि पहले फंक्शन का कोडोमेन, पहले फंक्शन का जो भी कोडोमेन होगा वो दूसरे फंक्शन का डोमेन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, तभी दो फंक्शन क्या होंगे, कंपोजिट हो पाएंगे। अब जरा ध्यान से देखो भाई, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लेट f कोई फंक्शन हो a से b में और g कोई फंक्शन हो b से c में, बी टू फंक्शन सच दैट, कैसे हो कि x y से रिलेट कर रखा हो, है ना, x किससे एसोसिएट हो, y से, और y किससे एसोसिएट हो, z से। तो भैया अगर वो कह रहा है कि ऐसे दो फंक्शन अगर आपके पास हैं तो आप एक नया फंक्शन बना सकते हो, ठीक। देन द कंपोजिट फंक्शन डिनोटेड बाय, जो नया फंक्शन होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे, ये गॉफ नहीं है भाई मेरे भैया, भाई साहब बेटा गॉफ नहीं है, मैथमेटिक्स में ऐसा मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, गॉफ नहीं है ये, ठीक है, गॉफ नहीं पढ़ते इसे, समझना। शॉर्टकट का क्या मतलब होता है भाई, शॉर्टकट का तो तुम पता नहीं क्या क्या कह दोगे कल को, ठीक है, शॉर्टकट वगैरह कुछ नहीं होता, इतना भयानक शॉर्टकट नहीं होता बेटा। गॉफ, फॉग, लोग फॉग पढ़ रहे हैं इसे, फॉग नहीं है बेटा ये, समझना है। अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो और जो स्ट्रीम वाले हैं ना वो अगर पढ़ेंगे तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे हैं वो एक वो ऐड नहीं आता था, वो किसी कंपनी का चलता है कि वो दूसरी पाकिस्तान का सोल्जर पूछ रहा है कि भाई क्या चल रहा है इंडिया में, और वो कह रहा है हमारे यहाँ तो फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है। अब वो सोल्जर तेरे से पूछ रहा है कि क्या चल रहा है इंडिया में, और तू उससे कह रहा है कि फॉग चल रहा है, क्या समझना ही बात। तो गॉफ फॉग नहीं कहते बेटा इसको, समझना है, जी ऑफ एफ कहते हैं इसे, ठीक है, जी ऑफ एफ ऐसे लिखते हैं और पढ़ते कैसे हैं, जी ऑफ एफ पढ़ते हैं इसे, आई बात समझ में, एफ ऑफ जी पढ़ते हैं इसे, लिखते इसे ऐसे हैं और पढ़ते कैसे हैं, एफ ऑफ जी पढ़ते हैं इसको, आ रही है बात समझ में। शॉर्टकट का क्या मतलब है भाई, शॉर्टकट का ऐसा थोड़ी होता है कि हम कुछ भी पढ़ लें उससे शॉर्टकट में, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है कि भैया वो कह रहा है कि f कोई फंक्शन हो a से b में और g कोई फंक्शन हो b से c में, और वो कैसे हो कि x एसोसिएट हो y से और y एसोसिएट हो z से। तो कह रहा है कि देन द कंपोजिट फंक्शन, अगर वो कह रहा है कि ऐसे कोई कंडीशन है आपके पास तो आप एक नया फंक्शन बना सकते हो। देन द कंपोजिट फंक्शन डिनोटेड बाय, जो नया फंक्शन होगा उसको g ऑफ f कहते हैं, जो a से c में बनेगा। डिफाइंड कैसा होगा, ऐसे डिफाइंड होगा, जो x को सीधे z से एसोसिएट कर देगा। जरा ध्यान से देखो, अब जरा देखो, ये है तुम्हारा a, ये है तुम्हारा b और ये है तुम्हारा c। a से b में जो फंक्शन है उसको हम कह रहे हैं f, और वो फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन क्या है, एक स्पेशल रूल है। वो स्पेशल रूल क्या कर रहा है, x को y से रिलेट कर दे रहा है, x को y से एसोसिएट कर दे रहा है, x को y से लिंक कर दे रहा है, x को y से पेयर अप कर दे रहा है। बात समझ में आ गई। और जो नया रूल है, जो नया नियम है, जो नया रूल है उसका नाम है g, और वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, वो y को z से एसोसिएट कर दे रहे हैं।
तो वो कह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन हो, जैसे एक कंडीशन है, ऐसी कंडीशन हो, तब हमारे पास एक नया रूल हो सकता है, नया स्पेशल रूल, जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं उसको? g ऑफ f कह रहे हैं। तो वो फंक्शन क्या करेगा? वो रूल इस x को सीधे इस z से एसोसिएट कर देगा और उसको हम कहेंगे g ऑफ f। वो रूल जो इसको इससे जोड़ता है, उस रूल को हम कह रहे हैं f। वो रूल जो इसको इससे जोड़ता है, एसोसिएट करता है, उस रूल को हम कह रहे हैं g। और वो रूल जो इसको डायरेक्ट इससे जोड़ता है, डायरेक्ट इसको इससे एसोसिएट करता है, उसको हम कह रहे हैं g ऑफ f कहते हैं उसको। बात समझ में आ गई आप? इसी को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। दो फंक्शनों को मिला के जो फंक्शन बना हुआ है वो ये है। ठीक, अब जरा इसकी ऑब्जर्वेशन देख लो भैया। देखो ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, जो ऑब्जर्वेशन है उसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये है हमारी कि भैया जो g ऑफ f का डोमेन होगा, इसको ऐसे लिख लो, चलो, डोमेन ऑफ g ऑफ f वो क्या होगा भाई साहब? एक बात याद रखना, जो g ऑफ f का डोमेन होगा वही f का डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। g ऑफ f का जो डोमेन होगा वही f का डोमेन होगा, यानी कि जो f का डोमेन होगा ना, पहले फंक्शन का जो डोमेन होगा वही डोमेन किसका होगा? g ऑफ f का होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, g ऑफ f डिफाइंड, ये जो है, जो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, वो कब डिफाइंड होगा? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगा देना। ठीक है, जिस समय क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, ये बहुत काम आएगा हमारे। ठीक है, g ऑफ f डिफाइंड कर रहे हैं भैया, वो कहता है कि व्हेन रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहीं नोट कर लेना। ठीक है, डोमेन ऑफ f ऑफ g इज इक्वल टू, अरे भाई इसका डोमेन क्या होता है? इसके डोमेन के बराबर होता है। तो डोमेन ऑफ f ऑफ g किसके बराबर होगा? डोमेन ऑफ g के बराबर होगा। ठीक, एक बात तो ये याद रखना। अच्छा, f ऑफ g डिफाइंड कब डिफाइंड होगा? when range of g सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। ये बात तब ध्यान रखना जिस समय हम पेपर कर रहे होंगे। ये चार जो ऑब्जर्वेशन है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर f ऑफ g और g ऑफ f पढ़ रहे हो, है ना, और मैं कोशिश यही करूंगा कि तुम कभी इसको फॉग मत बोलो, ये फॉग नहीं है बेटा, है ना। शॉर्टकट का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम ऐसा कह दें शॉर्टकट में, शॉर्टकट का मतलब ये नहीं होता है ना। मैथमेटिक्स में क्या होता है शॉर्टकट का मतलब, है ना। तो फॉग और गॉफ नहीं कहना चाहिए, है ना। f ऑफ g है ये और g ऑफ f है ये, ठीक है। और लास्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं हमने, 5 फंक्शन पढ़ लिए, ठीक है। लास्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं इनवर्स फंक्शन। देखो इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या चीज है उसको जरा ध्यान से देख लो। देखो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। देखो इनवर्स फंक्शन है क्या, किसे कहते हैं हम इनवर्स फंक्शन, ठीक है, वो समझ लो भाई। लेट f such that a to b be a 1 on 2। अब जरा ध्यान से देखो 1 on 2 कह रहे हैं हम इसे, ठीक है। लेट f such that a to b be a 1 on 2 function such that x is associated to y। that is, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई फंक्शन जो f है, जो a से b में है, वो कैसा है, 1 on 2 फंक्शन है। और वो इस टाइप से है, किस टाइप से, कि x y से रिलेटेड है, ठीक है, x y से एसोसिएटेड है या रिलेटेड है, ठीक है। देन अ न्यू फंक्शन फ्रॉम b to a
या 2 की जगह हम ऐसे सिंबल लगा दें, देन अ न्यू फंक्शन फ्रॉम b टू a सच दैट y is related to x, दैट इज हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई नया फंक्शन हो और जो क्या काम करे, जो ये काम करे कि y को x से रिलेट कर दे, ठीक है। देन दिस न्यू फंक्शन g इज कॉल्ड inverse function of f denoted by f इनवर्स। ठीक, हमने जो बात कही, इसमें जो कथा सुनाई, उस कथा का सार समझ लो। हम ये कहना चाह रहे हैं भैया यहाँ पर कि देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये a है और ये b है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई f कोई फंक्शन है जो कि 1 1 on 2 है। समझ में आ गई बात, 1 1 on 2 है ये, ठीक है। यहाँ के सारे एलिमेंट की यहाँ एक ही इमेज है और यहाँ जो इमेज है वो सिर्फ इसकी इमेज है, वो और किसी की इमेज नहीं है, और ऑन टू है यानी कि ये कोई यहाँ कोई खाली नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि f कोई फंक्शन था जो कि 1 1 on 2 था और वो किस टाइप से है, इस टाइप से है। और हम यहाँ पे एक बात ये कह रहे हैं कि देन अ न्यू फंक्शन, तब कोई नया रूल, भाई ये वाला रूल जो ऊपर वाला रूल है वो क्या कर रहा है, वो x को y से रिलेट कर रहा है। और हम कह रहे हैं कि यहाँ एक नया रूल है, एक नया फंक्शन है जो है किससे है, जो b से a में है। ये जो फंक्शन है भैया वो a से b में है, और जो नए फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो b से a में है, ठीक। और वो कैसा है, सच दैट y को रिलेट करता है x से। वो y को किससे रिलेट करता है, x से, ठीक है, ऐसे। तो देन दिस न्यू फंक्शन, ये जो नया फंक्शन है g, जिसको हम क्या कर रहे हैं, b से a में जो फंक्शन है g, जिसको हम कह रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन कहते हैं। किसका, f का इनवर्स। अरे भाई इनवर्स का मतलब होता है ना रिवर्स, इनवर्स का मतलब होता है, देखो जैसे मैं यहाँ से गया दिल्ली, तो दिल्ली से वापस भी तो आऊंगा, तो यहाँ से दिल्ली जाना फंक्शन है, यहाँ से दिल्ली को जाना फंक्शन है, और दिल्ली से वापस देहरादून को आना क्या है, एक तरह से इनवर्स फंक्शन है। सुनना, यहाँ से ऐसे जाने को फंक्शन और वहां से ऐसे आने को हम क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं, जो जी नया फंक्शन है। तो देखो हम कह रहे हैं शुरुआत में कि ऐसा था कि x किससे रिलेटेड था, y से, और हम कह रहे हैं कि भाई ये दोनों के दोनों, ये जो फंक्शन है, ये जो जिस फंक्शन की हम बात करें, फंक्शन कैसा है, 1 1 on 2 है, यानी कि भाई साहब यहाँ कोई खाली नहीं है, ठीक है। और इसकी जो इमेज है वो किसी और की इमेज नहीं है, वो इसी की इमेज है। हम ये बात कर रहे हैं 1 1 on 2 है, तो तब हम ये बात ये कह रहे हैं कि यहां से हो सकता है कि एक नया रूल हम बनाए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, f इनवर्स कह रहे हैं, ठीक है। और वो जो फंक्शन नया बन रहा है वो y को किससे एसोसिएट कर रहा है, x से एसोसिएट कर रहा है। आई बात समझ, इसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। तो इनवर्स फंक्शन देखो जरा ध्यान से, इनवर्स फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन सच दैट b टू a हो जाएगा। बात समझ में, वो a से b में होता है और ये b से a में होता है, इसको ऐसे हम दिखाते हैं इनवर्स से। आई बात समझ। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन में क्या है हमारे पास कि भाई जो डोमेन ऑफ f इनवर्स क्या होगा। अरे भाई साहब जरा ध्यान से एक बात ये देखो, क्योंकि हम एक बात ये समझ रहे हैं अच्छी तरह से कि ये जो फंक्शन हमने शुरुआत में कहा था ना, शुरुआत में हमने जो फंक्शन कहा था वो हमने 1 1 on 2 कहा है, यानी कि यहाँ के सारे जो एलिमेंट हैं वो पेयर अप हैं किसी न किसी के साथ, यहाँ का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पूरा का पूरा कोडोमेन है वही हमारी रेंज हो गई है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम कह रहे हैं कि डोमेन ऑफ f इनवर्स, तो f इनवर्स का जो डोमेन है, ये जो f इनवर्स का डोमेन है, ये f का कौन था, रेंज था, रेंज ऑफ f। रेंज क्यों कह रहा हूं मैं इसको मैं कोडोमेन क्यों नहीं कह रहा हूं यहाँ, इसको मैं यहाँ पे सीधा रेंज कह दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, यहाँ कोई खाली होगा ही नहीं, यहाँ के तो सारे भरे हुए हैं। और यहाँ के उन एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं जो किसी न किसी के साथ पेयर अप हैं। अब क्योंकि यहाँ के सारे पेयर अप हैं तो पूरा का पूरा जो कोडोमेन है वो क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है।
तो हम ये कह रहे हैं कि जो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होता है वो रेंज ऑफ एफ के बराबर होता है, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू, जो एफ इनवर्स की जो रेंज है इसी को तो रेंज कहेंगे, है ना। ये जो रेंज है ये फंक्शन की क्या थी, डोमेन ऑफ एफ था। आ गए यहां तक बात समझ में। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है ना, इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और इसकी एक और डेफिनेशन है, इसको देखने का एक और तरीका है, वो देख लो जरा ध्यान से। देखो उसको देखने का तरीका ये है भाई, कुछ लोग इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिखते हैं, वो कहते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन भी हमारे काम आएगी बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वो हमें वो थीम भी पता होनी चाहिए। भाई वो कहता है कि लेट एफ सच दैट ए टू बी अ फंक्शन, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, देन एक काम करो इससे ऐसे लिखो, देन if there exists a function g such that b to a, भाई हम कह रहे हैं कि कोई फंक्शन हो a से b में, कोई स्पेशल रूल हो a से b में, तब कोई नया रूल जो b से a में हो, then if there exists a function g b to a such that g of f is equal to I x, सॉरी I x ना लिखो, यहाँ पे a लिखा हुआ ना तुमने, a लिखो, and f of g is equal to I b। भाई साहब इसका मतलब ये हो गया कि जो कंपोजिट फंक्शन हो वो कैसा फंक्शन हो, आइडेंटिटी फंक्शन हो। आइडेंटिटी फंक्शन हम कैसे कहते हैं, जब fx is equal to x ही आ जाए, यानी कि जो x है वो खुद से ही एसोसिएट हो रखा हो इस रूल के थ्रू, यानी कि f ऑफ g, सॉरी g ऑफ f क्या कर रहा हो, x को x से ही रिलेट कर रहा हो, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो हम इसको लिखते हैं g ऑफ f इज इक्वल टू आई ए, लिखते हैं हम इसको, आया समझ। और अगर हमारे पास f ऑफ g y क्या आ जाए, y, यानी कि जो f ऑफ g है वो y को y से ही रिलेट कर दे, तो हम इसको लिखेंगे f ऑफ g इज इक्वल टू आई बी। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई फंक्शन हो a से b में, और कोई नया फंक्शन हो, अगर कोई नया फंक्शन एग्जिस्ट करता हो b से a में, किस टाइप का, जो इन दो कंडीशनों को, इन दोनों कंडीशनों को क्या करे, फुलफिल कर दे, तो हम कहेंगे कि भाई वो जो नया फंक्शन है, देन g इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f डिनोटेड बाय f इनवर्स। तो हम ये कह रहे हैं कि कोई नया फंक्शन हो g जो इन दोनों रूल को फुलफिल करे, दोनों को, तब हम इस g को ही क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन कह देंगे। बात समझ में आ गई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो पूछ लेना, ठीक है। कल मिलते हैं।